आइए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube और आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज फिर आपका जो सीरीज़ चल रही है, जो आपके वार्षिक परीक्षा चल रही हैं, उन परीक्षा से संबंधित जो भिवानी बोर्ड की साइट के ऊपर पेपर दिए गए हैं, वो पेपर लेके आया हूँ, सेट बी। और मुझे ये पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आप आने वाले समय में जो आपकी आगामी परीक्षा 29 मार्च को होने वाली है, उसमें ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाला है। तो आप ध्यान से इसे देखिए, समझिए, क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, समझें, उनकी टाइप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, आरोही वर्ण से क्या अभिप्राय है। तो इसमें आरोही वर्ण से अवरोही वर्ण से क्या अभिप्राय है। मेरा आप सबसे भी ये गुजारिश है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ के समझ के और फिर ही उसका जो उत्तर है वो चुनें। अवरोही वर्ण से क्या अभिप्राय है। अवरोही वर्ण है स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोही वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक ताल का प्रयोग किस गायन शैली के साथ होता है। एक ताल का प्रयोग किस गायन शैली के साथ होता है। तो ये विलंबित ख्याल के साथ एक ताल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 में राग देश की जाति क्या है। राग देश की जाति है औढव संपूर्ण। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। ध्रुपद गायन किस लय में गाई जाती है। ध्रुपद गायन शैली किस लय में गाई जाती है। ध्रुपद गायन शैली किस लय में गाई जाती है। ये विलंबित लय में गाई जाती है। अगले प्रश्न पे, जो मूर्छनाओं की संख्या कितनी है। आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि मूर्छनाओं की जो संख्या है वो हमारे ग्राम के ऊपर निर्भर करती है। हमारे जो संगीत शास्त्र में ग्राम 3 माने गए हैं और प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं। तो मूर्छनाओं की संख्या कुल मिलाकर 3 ग्रामों के हिसाब से 7 या 21 मूर्छनाएं होती हैं। एक ग्राम में 7, दूसरे ग्राम में भी 7 और तीसरे ग्राम में भी 7, 7 7 14 और 7 21, टोटल 21 मूर्छनाएं हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, खाली स्थान भरना है हमने। गाते बजाते समय एक स्वर से दूसरे स्वर पर घसीटते हुए जाना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है। मींड कहलाता है। मींड कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से हमने पढ़ने हैं और उनका जो ऑप्शन जो भी बनती है उस देखनी है हमने देखना है। कथन ए में राग बिहाग में दोनों मध्यम का प्रयोग होता है। हाँ, कन्फर्म है, ये तो होता है, वो दोनों मध्यम यूज होते हैं राग बिहाग में। और कथन ब में राग बिहाग आरोह में जाति ओडव है। राग बिहाग आरोह में जाति ओडव है, तो ओडव ही है आरोह में। इसका जो बिहाग है वो ओडव संपूर्ण जाति का राग है, तो ये भी सही है। तो इसकी ऑप्शन कौन सी बन जाएगी। सी। ए और ब कथन दोनों ही सही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में इसमें भी कथन दे रखे हैं, इसको भी देखते हैं हम कथन किस प्रकार से आएंगे। पंडित शारंग देव ने संगीत रत्नाकर की रचना की थी। बिल्कुल सही है, की थी। पंडित शारंग देव प्राचीन काल के संगीत से संबंध रखते हैं। बिल्कुल करते हैं, दोनों ही सही हैं। तो इसकी भी जो ऑप्शन है वो बन जाएगी। इनमें तो नहीं है ऑप्शन, दोनों सही है, तो दोनों किस में मिलेंगे। अगले पेज पे मिलेंगे, ये मिलेंगे हमारे कथन ए और ब दोनों सही है, तो इसकी ऑप्शन भी सी आने वाली है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, उचित मिलान करने हमने एक कॉलम एक के कॉलम 2 से। तो इसमें हम देखते हैं इसकी ऑप्शन कौन सी बनने वाली है। राग देश का संबंध किससे है। राग देश का संबंध है थाट खमाज से, तो इसमें जो थाट है वो कर देंगे थाट खमाज। राग बिहाग का जो थाट है वो थाट कौन सा है, बिलावल। और राग भोपाली का जो थाट है वो है थाट कल्याण। और धमार ताल की में जो मात्राएं हैं वो अंतिम ऑप्शन रहेगी, तो इसके लिए यही है। धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसकी जो ऑप्शन बन जाएगी वो बन जाएगी 2 4 3 1 ए ऑप्शन इसकी आंसर बनेगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में इसमें भी उचित मिलान ही करना है ए और ब कॉलम के साथ। तो ये देखते हैं हम। रेध है शुद्ध वाले राग कौन से हैं। राग कौन सा है इनमें से देखते हैं हम। राग भोपाली है, रे और धा इसमें शुद्ध प्रयोग होता है। रे धा कोमल वाले राग, तो रे धा कोमल किस में लगता है, राग भैरव के अंदर रे और धा लगता है। ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपका जो आपका थाट का प्रश्न है,
थाट किसे कहते हैं और कितने होते हैं थाट, और प्रत्येक थाट में कौन कौन से स्वरों का प्रयोग होता है। अगर आपका वो टॉपिक क्लियर है तो ये आपका उचित मिलान प्रॉपर सही ढंग से आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके 10 के जो 10 थाट हैं उनके आपको स्वरों का ज्ञान होना चाहिए कि किस थाट में कौन से स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे इसमें चलते हैं। कोमल गा और नी, कोमल गा और नी लगती है राग तोड़ी में, थाट तोड़ी में भी कह सकते हैं, और जो मध्यम स्वर है वो लास्ट ऑप्शन रह गई। मध्यम स्वर को हम क्या कहते हैं, अधर्वदशक भी स्वर भी कहते हैं, क्योंकि सप्तक के पूरे बीच का स्वर माना जाता है। तो इस हिसाब से इसकी जो ऑप्शन बनेगी वो बनेगी 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसकी ऑप्शन बन गई है बी। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न है, हुमायूं के दरबार में, अहल दरबार में गायकों को क्या कहते थे। हुमायूं के दरबार में गायकों को क्या कहते थे। हुमायूं के दरबार में गायकों को क्या कहते थे। हुमायूं के दरबार में गायकों को अहले मुराद कहते थे। ये ऑप्शन है हमारी। हुमायूं के दरबार में गायकों को अहले मुराद कहते थे। सही है कि गलत है, ये सही है। ये बोर्ड की साइड के ऊपर भी दे रखा है, इसके जो आंसर की है उसके हिसाब से ये सही है। ताल, प्रश्न नंबर 12, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ताल में मात्राओं को 1 2 3 4 संख्याओं द्वारा लिखा जाता है। किसी भी ताल में जितनी मात्राएं होती हैं उनकी जो संख्याओं के हिसाब से लिखा जाता है। अगर हम दादरा ताल की बात करें तो 6 मात्राएं हैं, हम 3 ताल की बात करें तो 16 मात्राएं हैं, हम कहरवा ताल की बात करें तो 8 मात्राएं हैं, हम धमार ताल की मात्रा करें तो धमार ताल की बात करें तो 14 मात्राएं हैं। तो इस हिसाब से उतनी ही संख्याओं के हिसाब से उसकी मात्राओं को लिखा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। प्रश्न नंबर 13 में, तानसेन किसका दरबारी गायक था। तानसेन अकबर जी के 9 रत्नों में से मुख्य एक रत्न जो तानसेन के नाम से भी थे, तो ये अकबर के दरबारी गायक थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, राग की उत्पत्ति किससे होती है। राग की उत्पत्ति, राग को जन्म देने वाला कौन होता है। राग को जन्म देने वाला थाट होता है। थाट है वो राग का जनक होता है। राग से ही किसी भी थाट से ही किसी भी राग की उत्पत्ति हो सकती है। तो इसमें प्रश्न है राग की उत्पत्ति किससे होती है, तो राग की उत्पत्ति थाट से होती है। थाट इसका आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में, राग देश के वादी संवादी क्या है। राग देश के वादी संवादी है। वादी स्वर है राग देश का रे, और संवादी स्वर है राग देश का पा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है, धिन धिन ना, ये किसी भी ताल के 3 बोल दे रखे हैं, तो ये ताल पहचाननी हमने, और इसके नीचे 2 नंबर भी लिख रखा है, तो किसी भी ताल का दूसरा विभाग है भाई। इसके अंदर 2 नंबर मतलब दूसरी ताली आएगी यहाँ पे। तो दूसरी ताली किस में आती है, धिन धिन ना। मुझे लगता है कि ये ताल हमारी झप ताल है, 10 मात्राओं की ताल है। धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना, तो ये इसका आंसर जो है झप ताल आएगा। झप ताल में 2-3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, झप ताल। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में, संगीत परिजात का शुद्ध थाट आधुनिक किस थाट के समान है। तो संगीत परिजात का जो शुद्ध थाट है वो आधुनिक काफी थाट के समान है। किस थाट के समान है, काफी थाट के समान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, तबले व सितार के आविष्कारक कौन है। तबले और सितार का आविष्कार किसने किया, तो इतिहास हमें बताता है कि तबले और सितार का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो जी ने किया था। अमीर खुसरो जी ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, राग में राग के स्वरों की गाई जाने वाली रचना को क्या कहते हैं। राग के स्वरों की गाई जाने वाली रचना को क्या कहते हैं। आपको पता होगा जब किसी भी राग में लगने वाले स्वरों को हम किसी तालबद्ध करके गाएं तो उसको हम कहते हैं स्वर मालिका। स्वर मालिका, स्वर मालिका या सरगम गीत। स्वर मालिका या सरगम गीत। इस सरगम गीत को ही स्वर मालिका कहते हैं, और स्वर मालिका को ही जो सरगम गीत कहते हैं। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो किसी भी राग में जो स्वरों की गाई जाने वाली रचना होती है उसको सरगम गीत या स्वर मालिका कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, षड्जग्राम का प्रारंभिक स्वर कौन सा है। षड्जग्राम का प्रारंभिक स्वर कौन सा है, तो षड्जग्राम का प्रारंभिक स्वर
कौन सा है? सा है। षडज ग्राम का प्रारंभिक स्वर, प्रारंभिक का मतलब पहला स्वर। षडज ग्राम में जितनी मूर्छनाएं हैं उसमें जो पहली मूर्छना है वो कहाँ से शुरू होती है? सा स्वर से शुरू होती है। तो ये प्रश्न प्रथम ये जो है इसमें हमने षडज ग्राम में इसमें प्रारंभिक स्वर पूछा गया है, तो प्रारंभिक स्वर कौन सा है? सा है। तो ये आपके जो छोटे प्रश्न है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, वो 20 क्वेश्चन में पेपर में आएंगे, तो ध्यान से समझें, इसको करें। आगे देखते हैं हम आगे क्या पूछ रखा है। प्रश्न नंबर 21 में, प्रश्न नंबर 21 में पूछ रखा है, रागों के समय सिद्धांत में संधि प्रकाश राग के नियम की विवेचना करें। संधि प्रकाश रागों का समय आपको पता ही है प्यारे बच्चों, सुबह 4 से 7 और शाम को 4 से 7। संधि प्रकाश वे राग होते हैं इसके अंतर्गत जो रात और दिन का जब संधि होती है, रात जा रही होती है और दिन निकल रहा होता है, या शाम के समय दिन जा रहा होता है और रात आ रही होती है, रात का आगमन होता है। तो ये संधि के 2 समय होते हैं 24 घंटों में हमारे। तो संधि प्रकाश रागों के बारे में लिखेंगे हम। सुबह में हम उसकी जो है कर सकते हैं राग भैरव की जो संधि प्रकाश राग है, और जो सायकालीन संधि प्रकाश राग है वो राग यमन कल्याण की बात हम कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, ताल धमार का शास्त्रीय परिचय देते हुए एक गुण व दुगुण लिखें। तो ताल धमार आपने अपने कर रखी होगी, मैं उसको आपको इसके साथ शेयर कर देता हूँ स्क्रीनशॉट, वो आप देखेंगे और इसके साथ आप याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, थाट की परिभाषा देते हुए कल्याण और बिलावल थाट के स्वरों को। मैं 22 नंबर का क्वेश्चन बाद में ऐड करता हूं, पहले ये 23 नंबर का बता रहा हूं आपको। थाट की परिभाषा देते हुए कल्याण और बिलावल थाट के स्वर लिखें। तो थाट किसे कहते हैं? 7 स्वरों के क्रमिक स्वर क्रम को थाट कहते हैं। और जो हमारे विष्णु नारायण भातखंडे जी हैं, उन्होंने 10 थाटों का निर्माण किया था। दक्षिण भारत के संगीत जो वेंकटमुखी हुए हैं उन्होंने 72 थाटों का निर्माण किया था। उन 72 थाटों में से ही जो भातखंडे जी हमारे संगीतज्ञ हुए हैं, आचार्य हुए हैं, संगीताचार्य हुए हैं, उन्होंने 10 थाटों का प्रयोग किया। और उन 10 थाटों में कल्याण सबसे पहला जो बिलावल थाट है उसमें सभी स्वर जो 7 के 7 स्वर हैं वो शुद्ध लगते हैं, और जो कल्याण थाट है उसके अंदर जो सारे स्वर हैं शुद्ध लगेंगे, और अकेला माँ जो स्वर है वो तीव्र स्वर लगेगा। प्रश्न नंबर ताल धमार का शास्त्रीय परिचय देते हुए, इसका मैं आपको वीडियो के साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप इसमें इसी में ही मैं आपको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ये ताल धमार का परिचय है प्यारे बच्चों। आप विशेष रूप से ध्यान देना, आपने ताल जो धमार है वो पखावज की ताल है। इसमें 14 मात्राएं हैं। विभाग इसके 5, 2, 3, 4 मात्राओं के 4 विभाग हैं। पहला विभाग 5 मात्राओं का, दूसरा विभाग 2 मात्राओं का, तीसरा 3 मात्राओं का और चौथा विभाग 4 मात्राओं का है। समय इसकी पहली मात्रा पर है। ताली पहली, छठी और 11वीं मात्रा के ऊपर है। पहली, छठी और 11वीं मात्रा के ऊपर है। ये देखिए जो वर्णन कर रखा है इसके बोलों के साथ, मात्राओं के साथ, और जो खाली है इसकी 8वीं मात्रा के ऊपर है। और ये जो ताल धमार है, ये जो धमार गायन शैली के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए पूरी ताल है, ताल धमार। इसके बोल हैं क धी ट धा ग ती ट ता। तो अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 24, ध्रुपद गायन शैली के विषय में आप क्या जानते हैं। तो मैं आपके साथ ये जो इसका आंसर है वो ध्रुपद गायन शैली के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं आप। ध्रुपद अथवा ध्रुपद शब्द ध्रुव और पद से मिलकर बना है, जिसमें ध्रुव का अर्थ है अचल और पद का अर्थ गायकी से है, अर्थात अचल पदों वाली गायकी को ध्रुपद कहा जाता है। ध्रुपद एक गंभीरता प्रधान गायन शैली है। इसे गाने से कंठ और फेफड़ों पर बल पड़ता है। ध्रुपद गायकी में लयकारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ध्रुपद का आविष्कार 5वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने किया। तत्पश्चात मुगल बादशाह अकबर के दरबार में भी यह गायन शैली बड़ी प्रचलित हुई। उस समय में बहुत प्रमुख ध्रुपद गायक स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा, नायक गोपाल रामदास आदि थे। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को कलावंत कहा जाता था। विशेष बात है इस बात की, प्राचीन काल में जो ध्रुपद गायक हैं उनको क्या कहा जाता था? कलावंत कहा जाता था, कलावंत। अबुल फजल के अनुसार ध्रुपद 3-4 पंक्तियों का पद है, जिसमें उन व्यक्तियों की सराहना व प्रशंसा की जाती है जो अपने ही गुणों के कारण प्रसिद्ध होते हैं।
आधुनिक काल में ख्याल गायन शैली के अत्यधिक प्रचार के कारण ध्रुपद गायन बहुत कम पड़ गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप इन 5-7 लाइनों के अंदर लिख सकते हैं और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के अनुसार स्वरों तथा सप्तकों के चिन्ह बताएं। स्वरों और सप्तकों के, तो आपने इस प्रश्न का उत्तर आपको भली भांति आपके गुरुजनों ने करवाया होगा, सिलेबस में है ये आपके। जो स्वर हैं उनके बारे में लिखेंगे आप। स्वरों के जो शुद्ध स्वर हैं उनके लिए कोई चिन्ह नहीं दिया गया है। जो विकृत स्वर है हमारे रे गा मा धानी, जिनको हम कोमल स्वर और तीव्र स्वर भी कहते हैं, तो कोमल स्वर आपने दिखा देने हैं, कोमल स्वर लिख के उनके सामने लिख देना है रे गा धानी, और उनके पैरों के नीचे लेटी रेखा का प्रयोग करेंगे आप, क्योंकि कोमल की जो चिन्ह है वो लेटी रेखा है। और तीव्र स्वर का जो स्वर है, निशान है, चिन्ह है, वो मास हमारा जो है तीव्र स्वर है उसके सिर के ऊपर खड़ी रेखा लगा देंगे। और सप्तकों के बारे में लिखेंगे हम कि जो सप्तक हैं वो 3 सप्तक है हमारे, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। जो मध्य सप्तक है उसमें उन स्वरों की कोई निशानी नहीं है, और जो हमारे मंद्र सप्तक हैं उन स्वरों के नीचे हम बिंदु का प्रयोग करके दिखाएंगे, लिखेंगे। और जो तार सप्तक है उन स्वरों की, तार सप्तक की जो निशानी है वो जो स्वर हैं उनके सिर के ऊपर बिंदु लगा के हम इन सप्तकों के निशान दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26, संगीत परिजात का संक्षिप्त वर्णन करते हुए बताएं कि संगीत के भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। संगीत परिजात के बारे में लिखेंगे। संगीत परिजात जो ग्रंथ है पंडित अहोबल ने लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ अथवा में प्रश्न भी दे रखा है कि मध्यकाल को भारतीय संगीत का स्वर्ण युग भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, चर्चा करें। मध्यकाल को भारतीय संगीत का स्वर्ण युग भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसके बारे में संगीत परिजात और मध्यकाल में भारतीय संगीत के स्वर्ण युग कहा जाए, इन दोनों के प्रश्नों में से जो प्रश्न आपने याद कर रखे हैं अपने गुरुजनों से, उसमें से इन दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे। प्रश्न नंबर 27 में राग बिहाग अथवा राग देश का संपूर्ण शास्त्रीय परिचय देते हुए आरोह अवरोह पकड़ एवं द्रुत ख्याल की स्वरलिपि लिखें। राग बिहाग, इन दोनों में से मैं आपको राग बिहाग का जो है शास्त्रीय परिचय वो देता हूँ। इसके साथ आप वहाँ से स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और आप वहाँ से ये नोट भी कर सकते हैं। राग बिहाग का परिचय आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जो राग बिहाग है वो बिलावल थाट का राग है। इसकी जाति ओडव संपूर्ण है। वर्जित स्वर इसमें आरोह में रे और ध जो है स्वर का प्रयोग नहीं होता। स्वर दोनों मध्यम यूज होते हैं इसके अंदर। दोनों जो मैं स्वर है हमारा मध्यम स्वर है उसका स्वर दोनों का प्रयोग करेंगे। दोनों अर्थात शुद्ध मध्यम का भी और तीव्र मध्यम का भी। शेष जो स्वर है इसमें शुद्ध लगेंगे। वादी स्वर इस राग का गा है और समाधि स्वर इस राग का नी है। गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। न्यास के स्वर सागा पानी। जो प्रकृति है इस राग की गंभीर है। संप्राकृतिक राग इसकी शंकरा और बिलावल है। जो है आरोह अवरोह ओढ़ जो पकड़ है इसमें दे रखी है। निसा गा मापा निसा सा नि धा पा मापा। ये जो पा मापा स्वर है ये विशेष स्वर संगति है इस राग को दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें मा जो तीव्र है वो पाप के साथ यूज़ होता है। गा मा गा रे सा पकड़ पा मा पा गा मा गा रे सा। मैं एक बार आपको गा के भी सुना देता हूँ इसको। सा आरोह सा नि सा गा मा पा नि सा सा नि धा पा मा पा गा मा गा रे सा पकड़ पा मा पा गा मा गा रे सा। आगे इसका जो छोटा ख्याल है वो दे रखा है। काना जा रे सांवरिया। ये आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी जो बंदिश है स्वरलिपि है ये यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्थाई और अंतरे का। इसके साथ साथ इसके आलाप भी हैं और दो ताने भी दे रखी हैं। तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट होता है। आगे अगला प्रश्न है आपका अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। पंडित शारंग देव अथवा पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के जीवन तथा संगीत क्षेत्र में योगदान की चर्चा कीजिए। तो आइए ले चलता हूँ मैं आपके एक शीट के ऊपर, वहाँ से आप इनके जीवन के बारे में सीख सकते हैं। पंडित ओंकार नाथ, शारंग देव और ओंकार नाथ।
प्यारे बच्चों, पंडित ओंकार नाथ जी का जीवन परिचय मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और जीवन परिचय जो है उनको आप याद कर सकते हैं। इनके जीवन के बारे में, इस प्रश्न के अंतर्गत उनके जीवन के बारे में लिखेंगे, आप उनकी गायकी के बारे में लिखेंगे, उनके घराने के बारे में लिखेंगे, उनका जन्म और जो उनकी मृत्यु है उसके बारे में लिखेंगे, उनके जो गायन शैली है, उनके व्यक्तित्व के बारे में आप लिख सकते हैं। संगीत परिजात ग्रंथ के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। संगीत परिजात ग्रंथ है जो उस 17वीं शताब्दी में पंडित अहुबल के द्वारा लिखा गया था संस्कृत भाषा में। और इस ग्रंथ में के 2 भाग हैं। पहले भाग में जो है राग गीत विचार कांड है, और दूसरा भाग है जो वो वाद्य ताल कांड है। तो इसमें कुल 708 श्लोक हैं। ये प्रश्न छोटे प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि राग जो संगीत परिजात ग्रंथ है पंडित अहुबल द्वारा लिखा गया है, इसके अंतर्गत कितने श्लोक हैं? तो 708 श्लोक हैं इसके अंदर प्रयोग किए गए। इसमें जो प्रथम भाग है उसमें कुल 8 अध्याय हैं। श्रुति एवं स्वर अध्याय, ग्राम अध्याय, मूर्छना विवरण अध्याय, मूर्छना एवं स्वर प्रस्तार अध्याय, वर्ण लक्षणम अध्याय, जाति निरूपण अध्याय, राग प्रकरण अध्याय, प्रबंध विवरण अध्याय, और जो दूसरा भाग है वाद्य तालकांड उसके बारे में इसमें लिखा गया है। ये आप आगे पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में ये भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं कि उनके जो पंडित अहुबल हैं वो हिंदुस्तानी संगीत को आकार देने में क्या योगदान दिया है। तो उनके योगदान को भी आप निम्नलिखित जो बिंदु हैं उनकी सहायता से आप पेपर में लिख सकते हैं। अनावश्यक तत्स्वरों का त्यागना, वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना, स्वरों की कंपन संख्या के परिकलन हेतु वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करना आदि। और ये विशेष प्रश्न भी दे रखे हैं उनके संबंध में, तो ये आप इनको भी याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज हमने बी सेट कर लिया है। इस वीडियो को मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि संगीत, गायन और वादन दोनों विषय पढ़ने वाले बच्चों के साथ जो आपकी फ्रेंड सर्कल में जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये शेयर करें, देखें, इनको समझें और अच्छे से परीक्षा दे के अच्छे अंक प्राप्त करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।